नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप लोगों का बेहद स्वागत है। आज की वीडियो में हम बीपीएससी प्री से रिलेटेड एक फुल मॉक टेस्ट नंबर 9 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले टेस्ट नंबर 8 पर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम जो है दिया गया है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे द्वारा आपकी एग्जाम के लिए काफी सारा कंटेंट जो है फ्रीली अवेलेबल कराया जाता है। देखिए इसके अलावा आप हमारे पेड कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिफरेंट कोर्सेज हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम की तैयारी में काफी हेल्पफुल होते हैं। हमारे जो पेड ग्रुप होते हैं वो देखिए वन स्टॉप सॉल्यूशन का काम करते हैं आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए, क्योंकि सभी कंटेंट जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो करंट अफेयर हो या स्टैटिक का पोर्शन हो, यहाँ पर जो है प्रोवाइड कराया जाता है। तो आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं रहती है, आप एक ही जगह पर आराम से कंसिस्टेंटली जो है पढ़ाई कर सकते हैं। तो दिए गए नंबर जो है यहाँ पर, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इन पेड ग्रुप्स के बारे में जो है जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा तो देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है, वहां पर जो भगवान बुद्ध के 5 रूप है उनको किस चीज से सिंबलाइज किया जाता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए कमल और बैल ये दरअसल भगवान बुद्ध के जन्म को रिप्रेजेंट करते हैं। बोधि वृक्ष तो ये देखिए महाबोधि को, जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको रिप्रेजेंट करता है। धम्म चक्र परिवर्तन, जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति होने के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, तो उस चीज को क्या माना जाता है कि धर्म का जो पहिया था वो उलट गया। ठीक है, यानी कि पहले गलत था, सीधा हो गया, उसी को धम्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। और बेसिकली उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए धम्म चक्र परिवर्तन का सिंबल यूज होता है। पैरों के निशान आप गैस कर सकते हैं, निर्वाण को रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं। क्योंकि यहाँ पर सही विकल्प पूछा गया है तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सूत पिटक के जो निकाय होते थे उससे रिलेटेड कुछ आपको तथ्य दिए गए हैं, आपको सही या गलत विकल्प का चयन जो है करना है। देखिए दीर्घ निकाय, तो दीर्घ निकाय क्या होता है? लंबे प्रवचनों का संग्रह होता है, कलेक्शन ऑफ लॉन्ग डिस्कोर्सेस। ठीक है। मध्यम निकाय, तो ये देखिए मध्यम लंबाई के प्रवचनों का संग्रह होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है। अंगुत्तर निकाय, तो जो अंगुत्तर निकाय होता था वो संख्या के अनुसार क्रम में रखे गए प्रवचनों का संग्रह होता था। खुद्दक निकाय ये एक लघु संग्रह होता था, ब्रीफ कलेक्शन होता था। गलत पूछा गया है तो बी आपका आंसर हो जाएगा। तो जो आत्मीय उक्तियों का संग्रह है ये क्या होता था? तो देखिए जो संयुक्त निकाय है उसको कहते थे कलेक्शन ऑफ किंडर्ड सेइंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टांग हृदय का मतलब है औषधि का हृदय और अष्टांग संग्रह का अर्थ है औषधि पर पुस्तक। ये दोनों ही पुस्तकें जो वाग्भट्ट हैं उनके द्वारा लिखी गई है। क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ई आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है दशा कुमार चरित्र इस पुस्तक की रचना किसने की थी? तो जो दंडन है उन्होंने इस बुक को लिखा था। पूछा गया है देवी चंद्रगुप्त पर पुस्तक किसने लिखी थी? तो विशाख दत्त ने लिखी थी। यहाँ से जो है आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करना है। गुप्त वंश से संबंधित कुछ भूमि से रिलेटेड शब्दावली आपको दी गई है। देखिए यहाँ पर सेना गलत लिखा है, आपको भूमि ध्यान रखना है। तो देखिए खिल, खिल एक असिंचित भूमि यानी कि अनटिल्ड लैंड होती थी। वस्तु, वस्तु क्या होता था? ये एक पर्यावास भूमि यानी कि हैबिटेड लैंड जो है होता था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद अपराहत, तो अपराहत कृषि योग्य बंजर भूमि होती थी। ठीक है, उसके बाद अपरद, अपरद देखिए एक अनसेटल्ड लैंड होता था। ठीक है, क्योंकि सही यहाँ से पूछा गया है तो ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कुछ प्रसिद्ध विद्वान रहते थे, उनसे रिलेटेड कुछ तथ्य दिए गए हैं, आपको गलत का विकल्प चलना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में देखिए जो विद्वान रहते थे वो टोटल संख्या में 9 थे और उनको नवरत्नों के नाम से जाना जाता था।
तो शंकु, शंकु एक वास्तुकार थे, सही बात है, ठीक है। उसके बाद जो कहा पन्नाका है एक ज्योतिषी थे, ये भी बात ठीक है। उसके बाद देखिए वेताल भट्ट, वेताल भट्ट एक जादूगर थे, ये भी बात ठीक है। जो भाषा विज्ञानी थे और संस्कृत के विद्वान थे वो देखिए वरारुचि थे, तो ये बेसिकली गलत हो जाएगा, गलत विकल्प पूछा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संगम युग के बारे में कुछ शब्द आपको दिए गए हैं, गलत विकल्प का चयन जो है आपको करना है। संगम युग के बारे में बात करते हैं। देखिए कृष्णा और तुंगभद्रा का जो एरिया था, है ना, उसका जो एरिया था उसको बेसिकली कहा जाता है कि वो संगम युग से संबंधित एक रीजन है। 300 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 300 बीसी से लेकर और कितना 300 ईस्वी तक, ठीक है, यानी कि एडी तक बेसिकली इस काल को माना जाता है। कुछ राजा जो होते थे वो बेसिकली क्या करते थे, कवियों के इस सम्मेलन को संरक्षण प्रदान करते थे। संगम मतलब क्या, बहुत सारे विद्वान कवि लोग आकर मिलते थे, जुड़ते थे, रचनाएं करते थे, डिस्कशन होता था। और क्योंकि बड़े लेवल पर होता था तो इसके लिए धन की आवश्यकता थी, रिसोर्सेज की आवश्यकता थी, तो राजाओं के संरक्षण में ये होता था। खासकर पांड्य राजाओं ने काफी संरक्षण इनको दिया है। इस संगम काल में जो बहुत सारी रचनाएं हुई उसमें से सबसे जो फेमस है उसका नाम है तोल्लकाप्पियम। काफी बार इससे क्वेश्चन भी आ चुका है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। कनातिकन, इसका मतलब क्या होता था, लेखकों का प्रधान, सही बात है। नालाकार तो ईख का मजदूर, ये भी सही बात है। लोनाकार एक नमक निर्माता, ठीक है। कोल्लुवनिकन, ठीक है, ये देखिए क्या होते थे, हल के व्यापारी होते थे, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा गया है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुहार निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का जो है प्रमुख बंदरगाह था। देखिए पुहार को आधुनिक समय में कावेरी पट्टनम के नाम से जाना जाता है और ये चोल साम्राज्य का एक प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है। इसका क्या करते हैं, एक बार मैप देख लेते हैं। दो इंपॉर्टेंट बंदरगाह देखिए यहाँ पर शो किए गए हैं, एक अरिकमेडु और दूसरा कावेरी पत्तिनम। ये जो कावेरी पत्तिनम है इसी को देख के पुहार कहा जाता था। ध्यान रखने वाली बात ये है कि चोल साम्राज्य का ये एक प्रमुख बंदरगाह था। चलते हैं वापस से अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कुरुवुरु थी वो किस साम्राज्य की राजधानी थी, तो जो चेर साम्राज्य है उसकी राजधानी थी, तो यहाँ से जो आंसर नंबर बी है ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ राज्य दिए गए हैं, उनकी राजधानियां दी गई हैं, एंशिएंट हिस्ट्री की ये बात हो रही है, आपको जो है गलत विकल्प का चयन करना है। उत्तरापद की राजधानी कौन थी, तक्षशिला थी, सही बात है। दक्षिणापद की राजधानी स्वर्णगिरी, ये भी ठीक है। पूर्वी भारत की राजधानी तोसाली, ये भी ठीक है। जो अवंती रथ थी इसकी राजधानी देखिए उज्जैन थी, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गलत विकल्प का चयन करना है। शिवाजी का जो केंद्रीय प्रशासन होता था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, उससे रिलेटेड कुछ तथ्य जो है यहाँ पर दिए गए हैं। पेशवा कौन होता था, देखिए पेशवा क्या होते थे, जो शिवाजी के अष्ट प्रधान थे उनमें सबसे प्रमुख होता था। अष्ट प्रधान मतलब 8 मंत्री, प्रमुख मंत्री, उनको मेन डिपार्टमेंट्स दिए जाते थे। आगे चलकर पेशवा का ही पद जो है प्रमुख हो गया था, राजा से भी ज्यादा शक्तियां पेशवा ने ही अर्जित कर ली थी। तो पेशवा वैसे होते क्या थे, जो प्रधानमंत्री या वजीर होते हैं उन्हीं को दरअसल पेशवा कहा जाता था। तो सेनाध्यक्ष गलत हो जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री या वजीर होते थे। मजूमदार तो महालेखाकार, ये सही है, ठीक है। सुरनवीश महासचिव, ये भी ठीक है। दाबीर जो समारोह और विदेश मामलों का प्रमुख था, ये भी ठीक है। तो सेनाध्यक्ष कौन होते थे, देखिए सर ए नौबत, ये जो है सेनाध्यक्ष होते थे। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए जो है आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि मुगल प्रशासन से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं, आपको जो है गलत विकल्प का चयन करना है। मीर अर्ज, मीर अर्ज देखिए रियाचिकाओं का प्रभार था, ठीक है। मीर तोजक समारोह का विशेषज्ञ था। उसके बाद बात करते हैं अमल गुजार की, तो ये देखिए परगना जो होते थे उसमें राजस्व प्रशासन का प्रमुख हुआ करता था। बिदागची तो अभिलेखपाल या लेखक होता था, ठीक है, क्योंकि गलत पूछा गया है तो सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गलत विकल्प का चयन करना है। गलत विकल्प नहीं, देखिए आपको जो ओड वन है उसको बताना है, यानी कि जो इनमें से दिया गए में 4 जो हैं इनमें से कोई 3 तो आपस में मैच करते हैं लेकिन एक मैच नहीं करता। दरअसल ये पुस्तकों के नाम है और ये अधिकतर पुस्तकें दारा के द्वारा लिखी गई हैं। इसमें से जो सफीनत उल ओलिया है, उसके बाद जो सिन्नत उल ओलिया है और उसके बाद जो हसनत उल अरिफीन है, ये दारा के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। वहीं जो फौद ए आलमगिरी है इसको ईश्वर दास नागर ने लिखा है, तो क्योंकि यही ओड आउट है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो अकबर का शासनकाल था उसमें भूमि को 4 श्रेणियों में जो है विभाजित कर दिया गया था। अब इससे संबंधित सही विकल्प का जो है चयन करना है। चाचर किसे कहते थे? 3 या 4 साल में एक बार खेती की जाती थी। ठीक है। प्रति प्रति 2 साल में एक बार खेती की जाती थी, सही है। बंजर तो 5 या अधिक वर्षों में जो है एक बार खेती की जाती थी। ठीक है। इसके बाद पोलज, तो पोलज का मतलब क्या होता था? साल में जो है एक बार खेती की जाती थी। तो क्योंकि सही विकल्प जो है पूछा है तो केवल बी ही सही है, बाकी सारे क्या है? गलत है। अगेन गलत विकल्प पूछा है। अकबर के शासनकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनके ईयर दिए गए हैं, आपको जो है सही सही देखने हैं और उसमें से गलत का फिर चुनाव करके बताना है। कश्मीर और बलूचिस्तान के खिलाफ जो अभियान हुआ था ये 1586 में हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। सिंध के खिलाफ अभियान तो 1591 में हुआ था। उड़ीसा के खिलाफ अभियान 1592 में और कंधार के खिलाफ अभियान 1595 में। तो क्योंकि गलत पहला है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगेन बहमनी प्रशासन से संबंधित कुछ तथ्य हैं, गलत का विकल्प आपको करना है। वजीर ए कुल, इसका मतलब क्या होता था? मुख्यमंत्री, सही बात है। अमीर ए कुल तो एक वित्तीय प्रमुख, ये भी बात ठीक है। वजीर ए अशरफ विदेशी मामले और राजकीय अदालतें, तो गलत हो जाएगा। उसके बाद सदर ए जहन तो दान और न्यायपालिका का प्रमुख होता था, यहाँ से सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करना है। इस बार विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन से रिलेटेड कुछ तथ्य आपको दिए गए हैं। ठीक है। कार्निकम, कार्निकम क्या होता था? लेखपाल होता था। ठीक है। उसके बाद अथावने, अथावने क्या होता था? भूमि राजस्व विभाग, सही बात है। तलारा, तलादार क्या होता था? चौकीदार होता था। ठीक है। उसके बाद रायसानी, तो ये राजा का जो दर्ज एक मौखिक संदेश होता था उसको बेसिकली बोला जाता है, यानी कि रिकॉर्डेड ओरल ऑर्डर ऑफ द किंग। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? सही विकल्प पूछा गया है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सल्तनत काल से संबंधित कुछ तथ्य हैं, आपको सही विकल्प का चयन जो है करना है। खाजिन का मतलब कोषाध्यक्ष। ठीक है। अमीर ए बहर, ठीक है, नौकाओं का नियंत्रक। दीवान ए इस्तिहल्क, तो ये खैरात और टकसाल विभाग से संबंधित था। अमीर ए हकबीर, तो ये समारोह का संचालक था, ठीक हो जाएगा, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि चोल साम्राज्य से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं, गलत विकल्प का चयन करना है। वेल्लालर ये खेती हर समूह होते थे। ठीक है। उल्लू कुड़ी ठेकर पर काम करने वाले किसान होते थे। पेरुदन शीर्ष अधिकारी होते थे और नित्ताल देखिए जो है अनिवार्य श्रम को कहा जाता था, तो यहाँ से ई हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अर्कोट की जो लड़ाई थी ये कब लड़ी गई थी पूछा गया है। देखिए अर्कोट की लड़ाई हुई थी 1751 में, और जो दूसरा कर्नाटक का युद्ध हुआ था जो ब्रिटिशर्स के बीच में, या फिर आप कह सकते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो कर्नाटक था उसका जो दूसरा युद्ध लड़ा गया था उसके एक हिस्से के रूप में आरकोट की लड़ाई भी देखिए लड़ी गई थी। ठीक है। तो कौन सा सन हो जाएगा हमारा? 1751। उसके बाद पूछा गया है कि जो कौन सा युद्ध था जिसमें राजपुर घाट की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। देखिए ये संधि हुई थी 1806 में और ये हुई थी द्वितीय मराठा युद्ध के बाद। द्वितीय मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 5 के बीच में। ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा आंसर हो जाएगा इन इन्फॉर्मेशन के बाद वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मद्रास की संधि पर कब हस्ताक्षर हुए थे, और पूछा गया किस युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसके बाद मद्रास की संधि पर 1769 में साइन किया गया था। वहीं जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसके बाद 1793 में श्रीरंगपट्टनम की संधि पर जो है साइन हुए थे। तो बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी पूछा गया है। पूछा गया है कौन इससे संबंधित नहीं थे। तो देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना तो हुई 1867 में, और इससे देखिए केशव चंद्र के सहयोग से एमजे रनाडे, आत्माराम पांडुगर और देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा जो है स्थापित किया गया था। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी रिलेटेड नहीं थे, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है इसकी स्थापना कब और कहां हुई और स्थापना किसने की थी। तो देखिए इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, आसान है, याद रहेगा। यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की गई थी और किसने जो है स्थापना की थी? तो देखिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में किसके द्वारा? कलकत्ता में देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत विकल्प का चयन करना है आपको। धर्म सभा की स्थापना 1829 सही बात है। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 ये भी ठीक है। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 ठीक है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो 1885 ये भी ठीक है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प बताना है आपको। सेवा समिति, तो देखिए इससे रिलेटेड कौन थे? तो एच.एन. कुंजरू थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एशियाटिक सोसाइटी इससे रिलेटेड थे विलियम्स जोन्स। आत्मीय सभा इससे रिलेटेड थे राजा राम मोहन राय। और धर्म सभा राधाकांत देव सही है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा संगठन जो है सबसे पहले स्थापित किया गया था? सबके ईयर जान लेते हैं। तो देखिए स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में इसको स्टैब्लिश किया गया। अगर फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें तो 1939 में। ठीक है, आजाद हिंद फौज थोड़ा लेट हो जाएगा ये 1942 और आजाद हिंद सरकार इसके एक साल बाद 1943। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर कौन सा निकल जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गलत विकल्प का चयन करना है। चोरी चोरा कांड कब हुआ? तो 4 फरवरी 1922 में हुआ था, सही है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी, ठीक है। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुई थी, ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट देखिए 28 अगस्त को जो है 1928 में जो है लाई गई थी, ये भी ठीक है। तो यहाँ से क्योंकि एक से ज्यादा ठीक है तो ई आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सही विकल्प का जो है आपको चयन करना है। नौसेना विद्रोह कब हुआ? तो ये देखिए 1946 में हुआ, ध्यान रखिएगा। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में हुआ, ठीक है। माउंटबेटन योजना तो ये 1947 में ही आई और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है ये 1946 में हुआ था। सही विकल्प पूछा गया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गलत विकल्प का चयन आपको करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन से संबंधित बातें बताई गई हैं जब पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो देखिए 22वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1906 में और ये हुआ था कलकत्ता में और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया था। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि लखनऊ दिया गया है और सही आंसर मैंने आपको अभी बताया कलकत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के बारे में बताइए जब पहली बार जनगण मन गाना जो है गाना गाया गया था। अब देखिए 27वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1911 में और ये भी हुआ था कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता की थी बिशन नारायण धर ने और यहाँ पर पहली बार जन गण मन जो है गाया गया था, ठीक है। क्योंकि गलत विकल्प पूछा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये, क्योंकि ये हुआ था 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका गठन सबसे पहले किया गया है? तो पहले जान लेते हैं इनकी डेट। हंटर आयोग देखिए ये आया 1882 में, ठीक है। साइमन आयोग, तो साइमन आयोग आया था 1927 में, आपको पता भी होगा ये। बटलर समिति की बात करें तो ये 1927 में और अगर निम्नलिखितों की बात करें तो ये देखिए 1928 में, ठीक है। यहाँ से जो आपका सही आंसर है वो डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा समाचार पत्र जो है सबसे पहले प्रकाशित हुआ था? तो इंडिया गेजेट समाचार पत्र ये आया था आपका 1787 में। मद्रास कुरियर समाचार पत्र ये 1784 में आया था। बॉम्बे हेरोल्ड समाचार पत्र ये 1789 में और इंडियन हेरोल्ड समाचार पत्र 1795 में, ठीक है। अब यहाँ से अपना आंसर निकाल ले तो बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा अधिनियम सबसे पहले जो है प्रस्तुत किया गया था? तो नेटिव मैरिज एक्ट आया था 1872 में। फिर एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था 1891 में। शारदा अधिनियम थोड़ा लेट आया था 1930 में और सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लग गया था वो 1829 में ही लग गया था। यहाँ से आंसर भी आपका डी ही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा गया है कौन सा विद्रोह सबसे कम समय तक चला था? सन्यासी विद्रोह जो चला था ये 1763 से लेकर और 1800 में ही समाप्त हुआ था। फकीर विद्रोह की बात करें तो ये 1776 से चला और 1777 में खत्म हो गया। चुआर विद्रोह थोड़ा लंबा चला था 1776 से लेकर
ठीक है, 1766 से लेकर 1816 तक ये चला था। रामोसी विद्रोह की बात करें तो ये लेखिए 1822 से लेकर 1829 तक चला था। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा लंबे समय तक, सबसे कम समय तक जो है फकीर विद्रोह चला था। इसके बाद देखिए गलत विकल्प का आपको चयन करना है। प्रमुख नेतागण दिए गए हैं और उनके स्मारक दिए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू शांतिवन सही है। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट ये भी ठीक है। राजीव गांधी, ठीक है, तो ये शक्ति स्थल से संबंधित नहीं है, शक्ति स्थल से रिलेटेड है इंदिरा गांधी। जगजीवन राम समता स्थल ये ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गलत विकल्प का चयन करना है। कुछ दर्रे दिए गए हैं, ठीक है, वो किसको जोड़ते हैं ये आपको बताना है। पेंसिला दर्रा, तो ये देखिए दर्रा कश्मीर घाटी को कारगिल से जोड़ता है। जोजिला दर्रा ये श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। बोमडिला दर्रा ये देखिए भूटान के पूर्व में स्थित है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और रोहतांग दर्रा ये देखिए हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, तो यहाँ से सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो 2 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है, यानी कि 2 राज्यों से जाता है। देखिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1519 है ये उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 114 पश्चिम बंगाल से होकर जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 60 तो ये महाराष्ट्र से होकर जाता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग जो 1748 है ये गोवा और कर्नाटक 2 राज्यों से होकर जाता है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ नेशनल हाईवे दिए गए हैं, पूछा गया है इनमें से लंबाई किसकी सबसे कम है, ठीक है, यानी कि किस राज्य में जो नेशनल हाईवेज हैं उनकी लंबाई किलोमीटर में सबसे कम है। तो बिहार में ये करीब 5000 है, कर्नाटक में करीब 7000 है, मध्य प्रदेश में करीब 8000 है और राजस्थान में करीब ये 9000 है, बल्कि आप कहीं पौने 10,000 के लगभग है। तो सबसे कम देखिए बिहार ही में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर पूछा है सही विकल्प का आपको चयन करना है। कुछ झील दी गई है, राज्य दिए गए हैं, आपको जो है सही विकल्प बताना है। हाफलोंग झील ये कहाँ पर है, ये असम में है। दीपोर बील झील ये भी देखिए असम में है। चंदुबी झील ये भी असम में है। और हमीरसर झील तो ये देखिए गुजरात में है, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि कौन सा ऐसा नदी तंत्र है जो आपको दिए गए हैं जिसकी लंबाई सबसे कम है। तो जो नर्मदा नदी प्रणाली है इसकी जो लंबाई है करीब 1312 किलोमीटर है। तापी नदी प्रणाली ये करीब 724 किलोमीटर है। कृष्णा नदी प्रणाली बड़ी है, थोड़ी 1400 किलोमीटर है। और कावेरी नदी प्रणाली देखिए 805 किलोमीटर है। तो क्योंकि सबसे कम आपसे पूछा गया है तो बी आपका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प का आपको चयन करना है, ठीक है। जो पंचप्रयाग है उनके बारे में कुछ बताया गया है। तो विष्णु प्रयाग, ठीक है, विष्णु प्रयाग के बारे में देखते हैं। ये क्या करता है, अलकनंदा को धौली नदी से, ठीक है, क्या करता है, मिलती है यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा। नंद प्रयाग यहाँ पर देखिए अलकनंदा नंदाकिनी नदी से मिलती है, ये गलत हो जाएगा। रुद्र प्रयाग तो यहाँ पर देखिए अलकनंदा क्या करती है, मंदाकिनी नदी से मिलती है, सही हो जाएगा। और कर्ण प्रयाग की अगर बात करें तो यहाँ पर अलकनंदा नदी क्या है, पिंडर नदी से मिलती है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि सही पूछा गया है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। बांध और नदियों के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं। बीसलपुर बांध ये कहाँ पर है, बनास नदी पर। सरदार सरोवर बांध आसान है, नर्मदा नदी। भाखड़ा नागल आसान है, सतलुज नदी। टिहरी बांध आसान है, भागीरथी नदी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा गया है। अगेन गलत पूछा गया है कुछ जल विद्युत संयंत्रों के बारे में, ठीक है। तो देखिए जो नागार्जुन सागर जल विद्युत संयंत्र है ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक बात है। सरदार सरोवर ये कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। नाथपा झाकड़ी ये कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में, ये भी ठीक है। सलाल जल विद्युत संयंत्र, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये देखिए जम्मू कश्मीर में है। तो क्योंकि इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं है क्योंकि गलत पूछा गया और बाकी सारे सही है, तो ई इसका आंसर जो है हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो क्या है, ब्यूनस आयरस है। उसके बाद बेलारूस की जो राजधानी है वो मिन्स्क है। जो कनाडा की राजधानी है वो ओटावा है। और आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन है। तो डी यहाँ से हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसमें क्या है, गलत विकल्प का चयन हमें करना है। कुछ मरुस्थल दिए गए हैं और उनके जो है कंट्रीज के नेम दिए गए हैं। तो काराकोरम मरुस्थल ये कहाँ पर है, तुर्कमेनिस्तान में है, सही बात है। टकला मकान मरुस्थल जो कि कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा मरुस्थल है, ये देखिए चीन में है, सही बात है। दश्त ए मार्गो ये अफगानिस्तान में सही है। और दश्त ए काबिर ये ईरान में है, ये भी ठीक है। तो यहाँ से ई जो है हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि देखिए रेशम के उत्पादन में कौन से राज्य भारत में प्रथम स्थान पर हैं। तो देखिए शीर्ष रेशम उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और असम। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से देखिए हमारा सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट पूछा गया है कि ईरी रेशम के उत्पादन में टॉप राज्य कौन सा है, तो देखिए उसका नाम है असम। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि कौन सा देश है जो चावल के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। तो देखिए शीर्ष 3 चावल उत्पादक देश कौन कौन से? चीन, भारत और इंडोनेशिया। इसके बाद पूछा गया है कौन सा देश गन्ने के उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर है। तो शीर्ष 3 गन्ना प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ब्राजील, भारत और चीन। तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पर अगर आंसर निकालें तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको गलत विकल्प का चयन करना है। मूंगफली उत्पादन में प्रथम राज्य जो है गुजरात है। ठीक है, हरे मिर्च के उत्पादन में प्रथम राज्य कर्नाटक है, सही बात है। चने के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का है, ठीक है। और लहसुन के उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान का है, ये भी ठीक है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया है बॉक्साइट के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 5वां है। और अगर फेलिसफोर की बात करें तो भारत का विश्व में देखिए दूसरा स्थान है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका सी आंसर है ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रामसर स्थल कुछ दिए गए हैं, आपको गलत विकल्प का चयन जो है करना है। जो सस्थम कोटा झील है तो ये देखिए केरल में है, कर्नाटक में नहीं। नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य तो ये पंजाब में है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है और रुद्रसागर झील ये त्रिपुरा में है। ठीक है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीव का जो औसत जीवन काल होता है वो सबसे कम होता है? तो देखिए कुत्ते का औसत जीवन काल सबसे कम होता है, करीब 12 से 13 साल होता है। बिल्ली 21 साल तक जी जाती है। अगर बकरी की बात करें तो लगभग 18 साल और बंदर की बात करें तो इनमें से सर्वाधिक 25 साल जी जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सी ग्रंथियां हैं जो तिल चट्टे के मेल जेनिटल्स में मिलती हैं। ठीक है, ये आपको बताना। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना वो हिस्ट्री में पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा ना आपको इस तरह के क्वेश्चंस का भी पता होना चाहिए। तो जो फेलिक ग्रंथियां हैं यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये तिल चट्टे के मेल जेनिटल्स में मिलती है, यही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कुछ डेज दिए गए हैं, डेट दी गई है, आपको गलत विकल्प का चयन जो है करना है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है, वर्ल्ड नॉन टबैको डे 31 मई, सही बात है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, ठीक है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई, तो 29 नहीं 28 जुलाई। विश्व एड्स दिवस तो 1 दिसंबर, ठीक है। यहाँ से जो है आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गलत विकल्प आपसे पूछा गया है, ब्लड ग्रुप्स के बारे में क्वेश्चन है। तो देखिए सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, ये किसको कहते हैं? ओ को कहा जाता है, सही बात है। सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसिप्टेंट ब्लड ग्रुप, तो ए बी समूह होता है, ये भी ठीक है। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका जीवन कितने टाइम का होता है? तो करीब 120 दिन का होता है, ये भी ठीक है। रेड ब्लड सेल्स का, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, इनका लाइफ स्पैन यानी कि जीवन काल कितना होता है? 2 से 5 दिन होता है, क्योंकि एक से ज्यादा ठीक है तो हमारा ई आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं। पहले तो हमें पता होना ये चाहिए कि क्रेनियल तंत्रिकाएं कहते किसे हैं। देखिए हमारे ब्रेन के बैक में ये होती हैं और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं ब्रेन, फेस, नेक, इनके बीच में भेजते हैं। इन क्रेनियल तंत्रिकाओं की वजह से ही हम फील को, सेंसेशन को जो है फील कर पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं, स्मेल कर पाते हैं, हियर कर पाते हैं। ठीक है, तो कितने जोड़े होते हैं? ये करीब 12 जोड़े होते हैं। ठीक है, सेकंड पूछा गया है स्पाइनल तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं। तो स्पाइनल तंत्रिकाएं क्या होती हैं? देखिए ये मोटर, सेंसरी, ऑटोनोमिक यानी कि मिक्स्ड प्रकार की जो है तंत्रिकाएं होती हैं, और ये जो सिग्नल है वो बॉडी और जो हमारा स्पाइनल कोड है उसके बीच में जो है भेजती है। ठीक है, कितने पेयर होते हैं? लगभग 31 जो है पेयर इसके होते हैं। तो यहाँ से हमारा जो आंसर है वो जाएगा डी। ध्यान रखिएगा कि किसका क्या बोला जाता है। गलत विकल्प का चयन करना है। पूछा गया है पीएच वैल्यू किसकी कितनी होती है। ठीक है, पीएच वैल्यू ऑफ यूरिन तो ये लगभग 6 होती है। ब्लड का पीएच वैल्यू 7.35 होता है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू तो देखिए ये करीब 1.4 होता है। और श्वसन दर, रेस्पिरेटरी रेट जो है 16 से 20 होता है। तो यहाँ से जो है हमारा ए आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ औषधियां, मेडिसिन, ड्रग्स और उनके सोर्सेस, इसके बारे में पूछा गया है। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो इंसुलिन हमें कहां से मिलता है? डहेलिया से मिलता है। ठीक है। इफ्ड्रीन कहां से मिलता है? तो ये एफ्रिडा पौधे के तने से मिलता है। उसके बाद डिजिटेलिस कहां से मिलता है? ये देखिए फॉक्स ग्लोव्स की पत्तियों से मिलता है। और सेट्रेबिन मिलता है हमें स्पॉन्ज से। तो सही विकल्प बताना है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सी विकल्प पूछा गया है। क्या चीज किसके इलाज में यूज होती है, ट्रीटमेंट में, ये जो है आपको बताना है। ठीक है। सबसे पहला है साइटरबिन, ये ल्यूकेमिया के उपचार में देखिए यूज होती है। विनक्राइस्टिन, ये क्या है? एक एंटी कैंसर ड्रग के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नक्स, नक्स देखिए तंत्रिका रोग के उपचार में जो है इसका उपयोग किया जाता है। रेम्फिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, ये टीबी यानी कि क्षय रोग के उपचार में जो है यूज होती है। ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि कौन सा प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन इरिथ्रियस इससे प्राप्त जो है किया जाता है? तो देखिए नियोमाइसिन जो है वो इससे प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है। कौन सी चीज कहां से मिलती है? तो देखिए पूछा गया है कि पेंटाजोनिस अफीम, ये सही बात है। पेनिसिलिन तो कवक, ये भी ठीक है। कुनिन, ठीक है। सिनकोना की छाल, ये भी ठीक है। और निकोटीन तंबाकू, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कुछ रोग होते हैं, उनसे कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये पूछा गया है। न्यूमोनिया से देखिए फेफड़े प्रभावित होते हैं, सही बात है। पीलिया जिसको जॉन्डिस भी बोलते हैं, उससे यकृत यानी कि लीवर प्रभावित होता है। डायबिटीज, डायबिटीज से हमारा अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज प्रभावित होता है। जो ग्वाइटर है उससे देखिए गला यानी कि थ्रोट प्रभावित होता है। तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा रोग जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता? तो हम जान लेते हैं बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं। तो जो डिप्थीरिया है, टाइफॉइड है और गोनोरिया है, ये तीनों ही जो है बैक्टीरिया से होते हैं। लेकिन जो खसरा है ये किससे होती है? ये जो है वायरस से होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि कुछ धातुएं जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिलती हैं और जैसे ही हम उनको गर्म करते हैं तो उनके ऑक्साइड जो है विघटित हो जाते हैं। तो नीचे जो 4 धातुएं दी हैं उनमें से 3 तो ऐसी ही है लेकिन एक अलग है। वो अलग कौन सी है ये आपको बतानी है। तो देखिए पहले सेम कौन कौन सी है। तो जो पारा होता है, ठीक है, उसके बाद रजत यानी कि चांदी होती है, पैलेडियम होता है, प्लेटिनम होता है, गोल्ड होता है। ये दरअसल प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिलती है। गर्म करने पर इनके ऑक्साइड विघटित जो है हो जाते हैं। तो ऑर्सेनिक इसमें नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। कुछ धातुएं और उनके अयस्क यानी कि मेटल्स और उनकी ओर्स के बारे में बात की गई है। थोरियम हमें कहां से प्राप्त होता है? मोनाजाइट से, सही बात है। पारा कहां से मिलता है? मरकरी सिनेबार से मिलता है। ठीक है। टिन कहां से मिलता है? तो ये हमें मिलता है कैसेटेराइट से। ठीक है। और निकेल हमें कहां से मिलता है? मिलेराइट से मिलता है। सही क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि किस लवण का यूज हम ऐसी ऊन बनाने में करते हैं जो ना सुकड़े। ठीक है, यानी कि ऊन क्या है? सुकड़े नहीं। इसके लिए हम अनश्रिंकेबल वुलन मैन्युफैक्चरिंग में किसको यूज करते हैं? तो जो हमारा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है यानी कि आंसर नंबर सी, इसको हम यूज करते हैं, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नीचे पदार्थ दिए गए हैं इनमें से पीएच वैल्यू किसकी सबसे ज्यादा होती है? ठीक है। तो देखिए अमोनिया, गैस भी कर सकते हैं आप। ठीक है, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है 11.6 होती है, सबसे ज्यादा होती है। ब्लैक कॉफी की करीब 4.5 से 5.5 होती है। दूध की करीब 6.4 से 6.6 होती है। और जो जठर रस होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, 1.2 से 2 के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस क्षारक का यानी कि किस बेस का उपयोग जो है पेट्रोलियम शोधन और वस्त्र निर्माण उद्योग में जो है किया जाता है? तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इसका यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
पूछा गया है कौन सा ऐसा अम्ल है, एसिड है, जिसका यूज फूड्स को सुरक्षित रखने में, प्रिजर्व करने में यूज होता है। तो ये देखिए आपका एसिटिक अम्ल, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि देखिए कुछ चीजें हैं और उनके साइंटिफिक नेम दिए गए हैं, आपको बताना है। तो लिथाज, ठीक है, इसको लेड ऑक्साइड बोलते हैं, सही बात है। जंग, फेरिक ऑक्साइड, ये भी ठीक है। सॉल्ट पीटर, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए कुछ नोबल गैसेस होती हैं जिनको हिंदी में उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। आपको 4 दी गई है, इनमें से किसकी परमाणु संख्या हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है, ये आपको बताना है। तो ऑर्गन का एटॉमिक जो नंबर होता है ये होता है 18। जिनॉन की अगर बात करें तो ये करीब 54। रेडॉन की अगर बात करूं तो 86 और क्रिप्टॉन की अगर मैं बात करूं तो 36। ठीक है, तो यहाँ से ही देखिए पता चल रहा है सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सही विकल्प का चयन करना है। कुछ मॉडल्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि सही कौन सा है। तो जो ठोस गोला मॉडल है, सॉलिड स्फीयर मॉडल, ठीक है, इसको देखिए लेकर आए थे कौन, जॉन डॉल्टन, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल इसको कौन लेके आए थे, तो जे थॉमसन, ये भी गलत हो जाएगा। नाभिकीय मॉडल हम सबको पता है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और ग्रहीय मॉडल तो नील्स बोर लेकर आए थे, सही पूछा है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि कौन सा मॉडल सबसे पहले यूज किया गया था। तो देखिए क्वांटम मॉडल तो 1926 में यूज हुआ, ग्रहीय मॉडल 1913, प्लम पुडिंग मॉडल 1904 में ही हो गया था और नाभिकीय मॉडल 1911 में। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए किस चीज को बनाने में यूज होता है, आपको नीचे बताया गया है, गलत विकल्प का आपको चूज यहाँ से करना है। नॉयलॉन का जो यूज होता है ये पैराशूट के निर्माण में होता है, सही बात है। पॉलिस्टर सोफे के निर्माण में, ठीक है। कार्बन के जो रेसे होते हैं स्पोर्ट्स साइकिल के निर्माण में यूज होते हैं, ये भी ठीक है। और रेयन, इसको देखिए कृत्रिम रेशा यानी कि सिंथेटिक फाइबर भी कहा जाता है, ये भी बात ठीक है। तो ये जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्राउन कांच को बनाने में कौन सा कंपोनेंट या संगठक जो है यूज नहीं होता। तो देखिए क्राउन कांच बनता कैसे, सोडियम का ऑक्साइड प्लस पोटेशियम ऑक्साइड प्लस सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब इनमें कौन सा नहीं आया है, तो देखिए ये नहीं आया, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है उसको बनाने में किस कंपोनेंट का यूज नहीं होता। पहले जान लेते हैं किस किस का यूज होता है। तो देखिए एसीटोन, एथिल एसीटेट और बेंजिल अल्कोहल, इनका यूज होता है। तो ब्यूटिल एसीटेट का नहीं होता, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा यौगिक जो है पानी में मिश्रित क्लोरीन को दूर करने में यूज होता है। यह देखिए सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कौन सा ऐसा यौगिक है जिसका उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में किया जाता है। यह है क्यूप्रिक नाइट्रेट, ठीक है। फिर गलत विकल्प का चयन करना है। कुछ नेशनल पार्क दिए गए हैं और जगहों के नेम दिए गए हैं। मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, ये तेलंगाना में है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है। राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है। और सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान तो ये देखिए हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस बार आपको कुछ टाइगर रिजर्व्स दिए गए हैं, उनकी जगहों के नाम दी गई है, गलत विकल्प आपको बताना है। तो पक्के टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ है, ठीक है। फिर पलामू जो है वो झारखंड में है, ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद देखिए जो मेलघाट बाघ अभ्यारण्य है ये महाराष्ट्र में है, ये भी ठीक है। तो क्योंकि गलत पूछा गया तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ एलिफेंट रिजर्व्स आपको दिए गए हैं, गलत विकल्प का आपको जो है चयन करना है। मयूरभंज हाथी रिजर्व ये उड़ीसा में है, सही बात है। मयूर झरना हाथी रिजर्व ये पश्चिम बंगाल में है, ये भी सही बात है। सिंहभूम हाथी रिजर्व तो ये देखिए झारखंड में है, ठीक बात है। और सोनितपुर हाथी रिजर्व ये असम में है, सही बात है। क्योंकि सारे ठीक है तो ई हमारा ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ आर्टिकल दिए गए हैं, वो किस चीज से रिलेटेड है आपको ये बताना है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं, सही बात है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, ये भी ठीक है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है, सही बात है। अनुच्छेद 356 तो ये देखिए राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अगर वित्तीय आपातकाल की बात की जाए तो ये अनुच्छेद 360 से रिलेटेड है, तो यही जो है आपका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि जो पूर्वोत्तर राज्य है भारत के, उनमें से 4 को जो है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित विभिन्न प्रावधानों के तहत रखा गया है। पूछा गया है कि कौन सा पूर्वोत्तर राज्य शामिल नहीं है, तो देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये इससे संबंधित है, सिक्किम नहीं है, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण और साथ में ग्राम पंचायतों का संगठन, ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है, तो देखिए सेपरेशन ऑफ ज्यूडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये आर्टिकल नंबर 50 से संबंधित है। और इसके बाद जो ग्राम पंचायतों का संगठन है, ये आर्टिकल नंबर 40 से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। निष्कर्षण की बात करते हैं। गलत विकल्प का चयन करना है। संविधान के विभिन्न भाग दिए गए हैं, उन भागों से संबंधित आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, सही बात है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, ये भी ठीक है। भाग 10 तो ये देखिए अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, बात ठीक है। भाग 15 ये निर्वाचन से रिलेटेड है, ये भी ठीक है, तो ई जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान की ऐसी कौन सी विशेषता है जो भारत शासन अधिनियम 1935 से नहीं ली गई है, तो पहले जान लेते हैं कौन कौन सी विशेषताएं 1935 भारत शासन अधिनियम से ली गई है। संघीय तंत्र, जिसको फेडरल स्कीम भी कहते हैं, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग और आपातकालीन प्रावधान और साथ में प्रशासनिक विवरण, ये हमने 1935 से लिया है। लेकिन अगर बात करें संसदीय शासन की, यानी कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की, तो ये हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है किस राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या जो है सबसे अधिक है, की संख्या है 126। केरल की बात करें तो ये 140 है, उड़ीसा में है करीब 147 और पंजाब में ये है 117, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ आर्टिकल दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। तो देखिए राज्यों में विधानमंडलों का गठन, ये दरअसल 168 के तहत है। विधानसभाओं की संरचना ये 170 के तहत है, ठीक है। विधान परिषदों की संरचना ये 171 आर्टिकल के अंडर आता है। राज्य विधानमंडलों का कार्यालय ये भी 172 के अंदर आता है, इसलिए जो बी ऑप्शन है ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य में लोकसभा की जो सीटें हैं वो सबसे कम है, ये आपको बताना है। तो देखिए कर्नाटक में कितनी सीटें हैं, 28, मध्य प्रदेश में 29, राजस्थान में 25, तमिलनाडु में 39, तो सबसे कम किस में है, तो सी यानी कि राजस्थान जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प बताना है। कुछ आर्टिकल्स है, उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। तो देखिए संसद का गठन ये होता है आर्टिकल नंबर 79 के तहत। राज्यसभा का संगठन ये देखिए जो होता है ये आर्टिकल नंबर 80 के तहत होता है। लोकसभा का संगठन तो ये देखिए अनुच्छेद नंबर 81 के तहत होता है। संसद के सदनों की अवधि ये अनुच्छेद 83 के तहत ही होता है, तो ऑप्शन यहाँ से हमारा डी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि देखिए जो निम्नलिखित उच्च न्यायालय दिए गए हैं इनमें किसकी स्थापना जो है सबसे पहले की गई थी, तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, ये देखिए 1949 में ही हो गई थी। गुजरात की अगर बात करें तो ये 60 में आया है, 1960 में। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 1971 में, और सिक्किम वाला जो है ये जो है 1975 में आया है। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है राजस्थान हमारा आंसर हो जाएगा। फिर पूछा है जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण होते हैं, यानी कि जो हमारे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स होते हैं, उनका नेम दिया गया है, उनकी जुरिस्डिक्शन यानी कि बेंचेस जो हैं दी गई हैं। आपको जो है गलत विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो देखिए हैदराबाद पीठ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सही है। बैंगलोर पीठ तो सिर्फ कर्नाटक, केरल नहीं, ठीक है। जबलपुर पीठ तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और पटना पीठ तो बिहार और झारखंड। यहाँ से आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सही विकल्प का चयन करना है। राज्यों से संबंधित कुछ जो स्पेशल प्रोविजंस होते हैं वो बताए गए हैं। अनुच्छेद 371 ए, तो ये देखिए नागालैंड से संबंधित है। अनुच्छेद 371 सी, तो ये मणिपुर से रिलेटेड है। 371 एफ, तो ये सिक्किम से रिलेटेड है। और 371 एच, तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कुछ आयोग निकाय दिए गए हैं, वो किस मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं ये आपको बताना है। अंतरराज्यीय परिषद गृह मंत्रालय के अंदर आता है, सही बात है। कर्मचारी चयन आयोग कार्मिक मंत्रालय, ये भी ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ये भी ठीक है। अनुसूचित जनजाति आयोग तो जनजातीय मामलों का मंत्रालय, ये भी ठीक है। तो यहाँ से ई जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गलत विकल्प का चयन करना है। राज्य और उनका स्थापना वर्ष कब रहा था, ठीक है। तो अब देखिए झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी, पहले तो ये देख लेते हैं, है ना। तो झारखंड राज्य की जो स्थापना हुई थी ये 15 नवंबर 2000 को हुई थी, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ तो 1 नवंबर 2000 को। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो ये 9 नवंबर 2001 को जो है हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से जो हमारा आंसर है, सॉरी 2000 को हुआ था, तो यहाँ से जो हमारा आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ई हमारा आंसर जो है हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ई के आदेश द्वारा वस्तु और सेवा कर परिषद यानी कि जो आपका जीएसटी काउंसिल कहलाता है, उसका प्रावधान कौन से संशोधन अधिनियम से देखिए आया था, ये आपको बताना है। तो जो हमारा 101वां संशोधन अधिनियम था 2016 वाला, इसमें जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड जो है बात कही गई है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया है कि हाल ही में जहां वोट वहां टीकाकरण, ये अभियान किस राज्य में शुरू किया गया था। तो देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के खिलाफ 35 साल से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण करने के उद्देश्य से जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान शुरू किया था। नेक्स्ट पूछा गया है कि किसी बैंक ने हाल ही में डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसका नाम बताइए। तो देखिए इंडसइंड बैंक ने हाल ही में एक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडस इजी क्रेडिट, इसको जो है लॉन्च किया है। तो यहाँ से जो हमारा आंसर निकल के हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सही विकल्प का चयन करना है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो है आपको पूछा गया है। तो पहली रैंक किसकी आई थी, तो स्विट्जरलैंड की आई थी, ठीक है। उसके बाद स्वीडन की देखिए दूसरी रैंक आई थी और डेनमार्क की देखिए थर्ड रैंक आई थी। भारत की देखिए 43वीं रैंक जो है आई थी 43। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ के राष्ट्रपति केनेथ कोंडा का हाल ही में निधन हुआ है। तो ये देखिए जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। फिर पूछा गया है कि किस राज्य की फैमिलियल फॉरेस्ट्री के द्वारा हाल ही में लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 जीता गया है। ये जीता गया है राजस्थान की फॉरेस्ट्री के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कविताओं की एक पुस्तक थी बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स का विमोचन किया है, ठीक है। तो देखिए उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने एक वरिष्ठ नौकरशाह थे विष्णुपद सेठी, उनकी लिखी कविताओं का जो है विमोचन किया जिसका नाम है बियॉन्ड हियर एंड अदर्स पोएम। तो क्योंकि ये नहीं दिया गया है तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सही विकल्प का चयन करना है। सतत विकास रिपोर्ट यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 है, इससे संबंधित। तो देखिए भारत का जो स्थान था 120वां रहा, सही बात है। पहली रैंक देखिए फिनलैंड को मिली, दूसरी रैंक देखिए स्वीडन को मिली और तीसरी रैंक जो है डेनमार्क को मिली है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में किस लेखक के द्वारा इस नाम की पुस्तक जो है लिखी गई है। पुस्तक का नाम क्या है, द नटमैग कर्स पैरेबल्स फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस। तो देखिए जो प्रसिद्ध लेखक है अमिताभ घोष, उनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछा गया है कि किस देश में हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा जो है खोजा गया है। तो देखिए बोत्सवाना में करीब 1098 कैरेट के हीरे की खोज की गई और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से हाल ही में 2021 का फ्रेंच ग्रैंड पिक्स ये देखिए किसने जीता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं इसका सी आंसर है। तो जो मैक्स वेस्टरपेन है उन्होंने इसको जीता है, ठीक है। तो सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट यानी कि जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है 2021 की, उसके द्वारा दुनिया में
एफडीआई का यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका था। ठीक है, और पूछा गया है कि एफडीआई के इस प्रवाह में भारत का कौन सा स्थान था? ठीक है, तो भारत देखिए करीब 5वें नंबर पर रहा था। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। ठीक है, क्योंकि भारत में एफडीआई जो आया वो 5वें नंबर पे है और टॉप पे कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 पूछा गया है कि अभी एक योजना हाल ही में शुरू की गई है खुदरा निवेशकों के लिए, आपको उसका नाम बताना है। तो देखिए खुदरा निवेशकों के लिए आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना जो है शुरू की गई है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पूछा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पेंशन भोगी है उनके लिए महंगाई राहत को बढ़ा दिया है। तो कितने प्रतिशत की बढ़ावत उन्होंने दी है? तो करीब 28% की जो है दी है। ठीक है, तो यहां से जो आपका आंसर है वो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आंसर नंबर बी। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 105 की ओर। जल्दी हमारा वीडियो समाप्त होने वाला है, ध्यान से सुनते रहिएगा, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, सभी चीजें आपको काम आने वाली हैं। एनटीपीसी लिमिटेड गुजरात की निम्नलिखित में से किस जिले में देश की सबसे बड़ी सौर फोटोवोल्टिक परियोजना का जो है निर्माण करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखिए गुजरात का कच्छ के रण वाला जो एरिया है उसमें जो ख्वाड़ा है वहां पर इस परियोजना का जो है निर्माण करेगा। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देश का पहला ग्रेन एटीएम ये हरियाणा के किस जिले में एक पायलट परियोजना के रूप में जो है स्थापित किया जा रहा है? तो ये देखिए जो हरियाणा का गुरुग्राम है वहां पर किया जा रहा है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति जून 2021 में थोड़ी कम हो गई, क्यों कम हुई? क्योंकि कच्चे तेल और खाद्य पदार्थों की कीमतों में कुछ कमी आई थी। तो अब ये जब कम हुई है तो कितने प्रतिशत पर आ गई है? तो ये देखिए करीब 12.07% पर आ गई है। ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि देखिए अभी किसके द्वारा मुंडवा ढी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है? तो जो पूर्वोत्तर रेलवे है उसके द्वारा देखिए ऐसा किया गया है। फिर पूछा गया नए साइन बोर्ड में जो बनारस है वो किस भाषा में नहीं लिखा गया है? 4 भाषाओं में देखिए लिखा गया है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू। तो यहाँ से जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सोलर पैनल फार्मों को अनावरण किया है? तो ये देखिए किया गया है सिंगापुर में। और पूछा गया है किस समूह ने हाल ही में जीवीके समूह से मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो है अधिग्रहण कर लिया है? ये किया है अडानी समूह ने। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी राज्य कौन सा बन गया है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो देश यूएई है, यानी कि आपका संयुक्त अरब अमीरात, ये ऐसा करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक है, किस देश ने हाल ही में दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर छोटे रिएक्टर का निर्माण जो है शुरू कर दिया है? तो चीन ने दुनिया का पहला कमर्शियल मॉड्यूलर स्मॉल रिएक्टर जिसका नाम है लिंग लॉन्ग 1, इसका निर्माण देखिए जो है शुरू कर दिया है। क्योंकि ये दिया नहीं है तो ई हमारा आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया है किसने हाल ही में नई दिल्ली में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार जो है ग्रहण किया है? जो हमारे वाइस एडमिरल थे SN घोरमडे, उन्होंने ये पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने मिशन निर्यातक बनो इस योजना या अभियान को जो है शुरू किया है? तो राजस्थान गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। तो बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो नासा का एक ज्वाइंट मिशन है जिसका नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो इस सैटेलाइट को कब लॉन्च करने की परियोजना इन लोगों ने बनाई है? तो देखिए 2023 में कह रहे हैं लॉन्च हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मिन ऑन्ग हेलिंग ये किस देश के नए अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में जो है चुने गए हैं? तो देखिए म्यांमार में ये चुने गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है कि हाल ही में निकोल पंशियान को एक बार और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसके रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये देखिए आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में जो है नियुक्त हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात पूछा गया कि किस बैंक ने हाल ही में ग्राहकों को विभिन्न जो डिजिटल धोखाधड़ी होती है उससे बचाने के लिए सिम बाइंडिंग नाम की एक नई जो है उन्नत सुविधा सुरक्षा शुरू की है। तो जो भारतीय स्टेट बैंक है एसबीआई, उसने अपनी योनो लाइट ऐप के लिए सिम बाइंडिंग नाम की एक जो है उन्नत टेक्नोलॉजी शुरू की है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, पूछा गया है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एजेंसी बैंक के रूप में कार्य करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है, तो किसको किया गया है आपको जो है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए इसके अलावा पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये पूछा गया फॉर्च्यून ग्लोबल 500 इसकी जो 2021 की सूची आई है, ठीक है, इसमें कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। तो देखिए जो इंडस इंड बैंक है उसी ने हाल में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक एजेंसी बैंक के रूप में कार्य करने के लिए सूचीबद्ध हो गया, तो इंडस इंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए भारत की करीब कितनी ऐसी कंपनीज हैं, तो ऐसी है करीब करीब आप मानकर चलिएगा 7 इंडियन कंपनीज हैं जिनको इस फ्यूचर 500 लिस्ट 2021 में शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया भारत सरकार ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण वितरण लक्ष्य को कितना निर्धारित किया है। तो ये देखिए रखा है उन्होंने कि हम जो टोटल ऋण वितरण करेंगे ये करेंगे 3 ट्रिलियन रुपीस का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में जन लक्ष्मी सहकारी बैंक पर कुछ नियामक आवश्यकताओं का पालन न करने की वजह से जुर्माना लगाया है। पूछा कितने का जुर्माना लगाया है, तो ये देखिए करीब 50.35 लाख करोड़ रुपए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है, फिर पूछा गया 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है आपका भुवनेश्वर। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर है ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपनी तरह का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ये क्या है, देखिए उत्तराखंड ने उत्तराखंड भूकंप अलर्ट के नाम से ई हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया विश्व का जो सबसे बड़ा तारा नीलम समूह जिसको हमारा स्टार शेपियर क्लस्टर बोलते हैं, ये किस देश में खोजा गया है, ये मिला है श्रीलंका के रत्नापुर में। नेक्स्ट पूछा गया है कि जो सेना निवृत्त न्यायमूर्ति वीएम कनाडे थे उनको किस शहर में नया लोकपाल नियुक्त किया गया है, तो मुंबई में किया गया है। यहाँ से जो ऑप्शन नंबर ए है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। भारत में कुछ जो यूनेस्को के प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल हैं उनको कब अधिसूचित किया गया था, ये आपको देखना है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985 सही है, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान 1985 ये भी ठीक है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य 1985 ये भी ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये देखिए 1988 है, तो यहीं से जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रमंडल है ये है 9। उसके बाद पूछा गया उत्तर से दक्षिण तक बिहार राज्य की लंबाई कितनी है, तो ये देखिए करीब 345 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये डी आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया है सही विकल्प का चयन करें बिहार राज्य के संदर्भ में। सर्वाधिक ठंडा जिला, तो ये देखिए गया है। सर्वाधिक गर्म जिला, ये भी गया है। सर्वाधिक वर्षा जो होती है ये किशनगंज में होती है, और जो सबसे कम वर्षा होती है ये औरंगाबाद में होती है। इस इंफॉर्मेशन से निकाले तो जो सही विकल्प है वो केवल सी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य के संदर्भ में, इस बार आपको गलत विकल्प का जो है आंसर करना है। तो जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है वो रोहतास है। सबसे कम देखिए पूर्णिया में है। अगर पुरुष साक्षरता की बात करें तो सबसे ज्यादा रोहतास में है, और महिला की बात करें तो ये भी रोहतास में है। क्योंकि गलत पूछा गया है तो जो बी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया है कि 2 व्यक्तियों के सहयोग से पटना में युवक नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन जो है शुरू किया गया था। तो देखिए जो अंबिकांत सिंह है और साथ में जगदीश नारायण है उनके सहयोग से ऐसा किया गया था, तो आपका जो ए ऑप्शन है ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिहार राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य चित्रसेन और उनकी रानी के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। ठीक है, तो ये देखिए झिझिया नृत्य जो है वो राजा चित्रसेन और उनकी रानी के प्रेम प्रसंग पर आधारित है, सी आंसर हो जाएगा। फिर पूछा है बिहार राज्य का कौन सा लोक नाट्य या पर्व भाई बहन से संबंधित है, तो देखिए सामा चकेवा
ये इससे संबंधित है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ मंदिर मस्जिदों के नाम दिए गए हैं और जिला दिया गया है, आपको सही बताना है। ठीक है, तो देखिए बड़ी पटन ये कहाँ पर है, पटना में है, सही बात है। चौमुखी महादेव वैशाली में है। चैतन्य महाप्रभु ये भी पटना में है। पत्थर की मस्जिद ये भी पटना में है। तो यहाँ से देखिए बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। ठीक है, और पूछा गया है कि बिहार राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। देखिए मैपिंग बहुत जरूरी हो जाती है, थोड़ा सा ध्यान से देखा कीजिए। यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सही विकल्प का चयन करना है बिहार राज्य के संबंध में। जो भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में है। अगर विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन की बात करें तो ये देखिए भागलपुर में है। नागी पक्षी विहार ये जमुई में है और गोगाबिल पक्षी विहार ये कटिहार में है। ठीक है, तो जो आंसर है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वित्त वर्ष 2021-22 के अनुसार जो राजस्व अधिशेष है वो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना है, तो 1.21% है। फिर पूछा गया है वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया है, तो ये 2.97% जो है घोषित अनुमानित किया गया है। तो सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया है बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान कीमतों पर कितना होने का अनुमान है, तो ये करीब 7,57,026 होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है ए आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार बजट 21-22 के आंकड़ों के अनुसार रुपये का सबसे कम प्रतिशत कहां से आता है, तो देखिए ऋणों की वसूली से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि बिहार का बजट 21-22 के अनुसार रुपए का सबसे कम प्रतिशत कहां जाता है, तो देखिए सहायता अनुदान और अंशदान में जाता है सबसे कम। उसके बाद देखिए बिहार में जो क्वारंटाइन केंद्र थे तो उसमें औसतन प्रति व्यक्ति कितने रुपए खर्च किए गए थे, तो करीब 5300 रुपए। और अब पूछा गया है कि सरकारी लैब आरटीपीसीआर की जांच व्यवस्था कितनी जगह की गई थी, तो करीब 12 लैब में की गई थी। यहाँ से अगर आंसर की बात करें तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत जो 20 से 25 साल की आयु के बेरोजगार युवा हैं और रोजगार की तलाश में हैं, उनको अधिकतर 2 सालों की अवधि के लिए हर महीने कितने पैसे दिए जाएंगे, तो 1000 रुपए पर मंथ जो है दिए जाएंगे। सी आंसर हो जाएगा। पूछा गया है कि बिहार बजट ने 2021-22 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक राशि जो है आवंटित की है। ठीक है, तो ये देखिए बी यानी कि ग्रामीण विकास पर इन्होंने ऐसा किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 138 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में रानीगंज वृक्ष वाटिका 2021 में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर स्थापित करने की योजना जो है बनाई जा रही है, तो अररिया जिले की जो रानीगंज वृक्ष वाटिका है वहीं पर, तो क्योंकि नहीं दिया गया है ई हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्राम पूछा है। ठीक है, कितने किलोमीटर की ग्रामीण सड़कों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, तो 1500 किलोमीटर रखा गया है। डी आंसर हो जाएगा। 140 सही विकल्प का आपको चयन करना है। तारापुर समिति पूंजी खाता परिवर्तन से संबंधित थी। ए घोष समिति तो बैंकों में गड़बड़ी से संबंधित थी। भगवती समिति बेरोजगारी और लोक कल्याण से संबंधित थी। धारिया समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जो है संबंधित थी। सही पूछा है तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सॉल्व कीजिएगा, मैं आंसर बता देती हूँ। जो 141 है इसका आंसर हो जाएगा ए। 142 की बात करें तो आंसर है सी। ठीक है, यानी कि आंसर कौन सा है, सी हो जाएगा। अगर 143 की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद देखिए 144 क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका आंसर है ए। ठीक है, 145 क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका आंसर कौन सा है, इसका आंसर देखिए डी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो आपका ये क्या बोलते हैं 146 क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर हम अब देख लेते हैं। 145 आंसर हो जाएगा इसका कितना, बी यानी कि 7। 147 क्वेश्चन की बात करें तो आंसर हो जाएगा आपका ई। ठीक है, इसका आंसर दरअसल आना चाहिए 3:2। ठीक है, इसीलिए ई है। इसके बाद 148 क्वेश्चन की बात करें तो जो इसका आंसर है ये हो जाएगा डी यानी कि 19। उसके बाद हमारा जो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 149, इसका जो आंसर है ये हो जाएगा सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन
ठीक है 150, इसका जो आंसर है डी हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी में मदद करेगा और प्रश्नों को ऐसे सॉल्व करते रहिए। जितने ज्यादा प्रश्न आप सॉल्व करेंगे, जितने ज्यादा डिस्कशन वीडियो आप देखेंगे, उतनी ज्यादा आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये कोट आपने सुनी ही होगी। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसी तरह का कंटेंट आपको आगे भी उपलब्ध कराया जाता रहेगा। पेड कोर्सेज की डिटेल मैंने आपको शुरू में ही दे दी थी, दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट डिस्कशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।